चलो पिछले डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑन चार्ज बाय मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में। तो पहला केस जब वेलोसिटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और यहां भी वही बात कर रहा हूं जब वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पैरेलल है, तो मोशन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना? QE/m। तो ये स्पीड अप करता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ये डिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेगेटिव चार्ज होता तो जाता, रुकता, वापस आता। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐसे वापस आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो सीधे भाग जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन इस वाले केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और प्लस या माइनस के पास वेलोसिटी ऐसी होती, किसी के पास भी, तो यूनिफॉर्म मोशन, दोनों का ही वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स जीरो होगा, वेलोसिटी v के पैरेलल है तो v क्रॉस b जीरो हो गया और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा बिना डिफ्लेक्ट हुए, इवन बिना मैग्नीट्यूड चेंज हुए। तो दोनों में ही मोशन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है और ये वाला हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है। ये फोर्स ऑन चार्ज बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ये यूनिफॉर्म के लिए है। ठीक है, चलो सेकेंड केस, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू E। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और परपेंडिकुलर हमने वेलोसिटी दी ये, तो हम जानते हैं ये डिफ्लेक्ट होगा। और डिफ्लेक्शन कितना होगा अगर हमें ये निकालना है, तो ये y, ये x, ये v0। तो किसी भी समय ये कंपोनेंट तो हमारा v0 ही रहेगा, ये कंपोनेंट कुछ v हो जाएगा। तो कितना मुड़ा ये पता करना है, तो ये आ गया डेल्टा, तो डिविएशन आ गया tan इनवर्स v/v0। और v की वैल्यू कितनी है y के टर्म में हम निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू v0t, x की वैल्यू v0t क्योंकि v0 कांस्टेंट है, और y की वैल्यू हाफ QE/m t²। ठीक है, और x और y में आपस में रिलेशन ये मिल गया, तो ये एक पैराबोला है और आपस में रिलेशन मिल गया हाफ QE/m x/v0 का होल स्क्वायर। तो ये एक पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। x पता होगा तो y निकाल लेंगे, y पता होगा तो x निकाल लेंगे। इवन यहां वर्क डन भी सोच सकते हैं कि QE इंटू y इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। v0 कंपोनेंट कांस्टेंट है, जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वो v है, तो हाफ mv² किसके बराबर है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये पैराबोलिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी की तरह है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला वाला केस है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो हम ऐसे फेंकते हैं वही केस है। अब जरा इसमें देखते हैं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये केस समझने के लिए ये कुछ इस तरह। और अब अगर मैंने परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी, ठीक है, पहले तो ये इसकी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा था, कि इसमें जो ड्रिफ्ट आ रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ रहा था अगर पॉजिटिव चार्ज है, एंटी पैरेलल आएगा अगर नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये इसी प्लेन में, ये भी इसी प्लेन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ड्रिफ्ट नहीं आ रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में। अब किस तरफ आएगा, तो हम फोर्स देखें, ये ऊपर की तरफ। और ध्यान देने वाली बात अब ये है कि किसी भी समय पे मान लो ये इधर आता, तो इसमें डिविएट कितना कर गया,
तो ये इसका आ गया डेविएशन। और जैसे हमने यहां V0 से प्रोजेक्ट किया था, इसको भी V0 से प्रोजेक्ट करते हैं। ये लेंथ हम मानते हैं x है, ये लेंथ हम मानते हैं y है। अब इस x और y में रिलेशन इसकी तरह पैराबोलिक नहीं है, ये आखिरकार एक सर्कल की आर्क है। तो अगर आपको रिलेशन चाहिए तो आप इसको एक्सटेंड करिए, इस पे 90 डिग्री डालिए, इस पे 90 डिग्री डालिए, अब x और y में रिलेशन आएगा। तो ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, ये थीटा, या बेहतर है मैं इसे डेल कहूं। तो अब जरा देखिएगा, r का साइन डेल x है, r का कॉस डेल r माइनस वाई है, r का कॉस थीटा, यहां से ये देखो r का कॉस डेल, ये r माइनस वाई r का कॉस डेल है, और स्क्वायरिंग कर दूं तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस r माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये x और y में रिलेशन है, ठीक है। r स्क्वायर कट जाएगा, x और y में रिलेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r y। तो यहां जो रिलेशन आया था वो पैराबोलिक रिलेशन है, यहां जो रिलेशन है वो सर्कल है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिलेशन है, और सही बात है, ये सीधे सीधे भी दिख रहा था, ये 0,0 है। और ये सर्कल सोचिए, तो इस सर्कल की रेडियस r है, सेंटर 0,r है, तो सेंटर 0,r, रेडियस r, यही इक्वेशन तो बनती। डेल की बात करें तो डेल किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो डेल है साइन इनवर्स x बाय r। तो डिविएशन कितना हुआ? आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो हम डिविएशन भी निकाल पा रहे हैं, और ये, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर क्या है कि ये इसकी स्पीड v0 ही है, ये v0 है तो ये v0 है। इस बार अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बदल गया है, v0 से vx हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट v0 से vy हो गया। ये vx, ये vy, दोनों कंपोनेंट बदल चुके हैं। और अगर vx लिखते तो vx की वैल्यू v0 cos डेल, और cos डेल कहां से मिलता? यहां से, r माइनस वाई बाय r। और vy लिखते हम इसका तो क्या आता? vy v0 साइन डेल, और साइन डेल कैसे लिखते? x बाय r। ठीक है। हां, अब मुद्दा ये उठा कि टाइम का रोल क्या है। तो टाइम अगर निकालना है तो टाइम है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है? r डेल। तो डेल की वैल्यू आप चाहें तो टाइम के टर्म में निकाल के छाप सकते थे, और ये हम उठा के यहां छाप दें तो vx टाइम का फंक्शन निकल आया, v0 cos v0 t बाय r। v बाय v टाइम का फंक्शन निकल आया, क्योंकि डेल की वैल्यू ये उठा के छाप सकते हैं। ठीक, तो यहां से हम साइनसोइडल फंक्शन बन रहे हैं, वेलोसिटी भी cos डेल, डेल कितना है? v0 t बाय r। तो vx की वैल्यू v0 cos v0 t बाय r। ठीक है। vy v0 sin v0 t बाय r। x और y t के टर्म में चाहिए, तो x को r sin डेल, और डेल की वैल्यू v0 t बाय r। y की वैल्यू चाहिए तो r माइनस r cos थीटा, cos v0 t बाय r। याद करने वाली बात कुछ है नहीं इसमें, ऐसे मत सोचिए कितने सारे फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले हैं ही नहीं। पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कितना कॉमन सेंस है। नॉर्मल ग्रेविटी में फेंका हुआ प्रोजेक्टाइल है, v0 से फेंका, v0 कांस्टेंट है, v पैदा हो रहा है, ये कांस्टेंट है, ये नया पैदा हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, दैट मींस देयर इज अ वर्क बीइंग डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन ओनली। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, वर्क डन सिर्फ y का फंक्शन है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज आया वर्टिकल कंपोनेंट में। x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि x स्पीड कांस्टेंट है, तो x हम v0 t लिख सकते हैं।
y में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला केस है, इनिशियली रेस्ट पे था y डायरेक्शन में, हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों में रिलेशन निकाला, पैराबोलिक आ गया। तो हम निकाल सकते हैं कि किसी भी समय में टाइम के टर्म में x और y निकल आए, x और y में रिलेशन निकल आया, डीविएशन टाइम के टर्म में निकल आया, क्योंकि डीविएशन टाइम के टर्म में tan इनवर्स v की वैल्यू कितनी है 80, वेलोसिटी 80 लिख सकते हैं, तो डीविएशन टाइम के टर्म में सब कुछ हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो कॉमन सेंस है। ऐसे ही ये कॉमन सेंस है, इसमें क्या समझना है कि इसमें कोई कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, ये v नॉट भी बदल रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बदल रहा है, वर्टिकल भी बदल रहा है। कांस्टेंट क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। तो ये v नॉट की लेंथ जितनी यहां थी उतनी यहां है, तो थ्रू आउट स्पीड कांस्टेंट है, और थ्रू आउट स्पीड कांस्टेंट है, हमने इसी की मदद से डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकाल लिया। ये इसमें क्या यूज किया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो x और टाइम में रिलेशन डायरेक्ट आ गया। देखो ये इसमें क्या यूज किया? स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस और टाइम में बस डेल की वैल्यू चाहिए थी, और डेल की वैल्यू हमने सर्कल की प्रॉपर्टी से निकाल ली कि जो डेल यहां है वही डेल यहां होगा। डेल डेल 90 माइनस डेल डेल, तो इसी से हमने निकाला कि ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि v नॉट इंटू टाइम ये लेंथ है, ये लेंथ v नॉट इंटू टाइम से नहीं निकलेगा, क्योंकि v नॉट वेरिएबल है। ये लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया? r का साइन डेल, ये लेंथ निकालने के लिए r माइनस आर कॉस डेल, और डेल हमने ऐसे लिखा, तभी ये साइनसोइडल एक्सप्रेशन आएगी। ठीक है, तो हमेशा क्या करिए कि जो भी आपकी सर्कल की आर्क है, इनिशियल पे एक परपेंडिकुलर डालो, फाइनल पे एक परपेंडिकुलर डालो, जहां भी मीट करते हैं उससे डेल ढूंढ लो। और डेल ढूंढने का फायदा क्या है? क्योंकि ये डेल्टा मिल गया तो आपको x और y मिल गए, और ये डेल्टा मिल गया, वही डेल्टा तो ये है, तो आपको वेलोसिटी के भी दोनों कंपोनेंट मिल गए। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस नहीं है, दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो छाप लो ये कॉपी में, रटना नहीं है, बस समझना है, लेकिन छापना पूरा है। ठीक है, ये आपकी कॉपी में अच्छे से दोनों चीजें छाप लीजिए। थर्ड केस, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। वैसे मैंने एक जो पहला केस होना चाहिए, चार्ज एट रेस्ट, ये और छाप लेना, जीरोथ केस, चार्ज एट रेस्ट, तो इसमें रिमेन्स एट रेस्ट, नथिंग हैपेंस, क्योंकि फोर्स चार्ज रेस्ट पे है, फोर्स भी जीरो है, एक्सीलरेशन भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, चार्ज विल रिमेन एट रेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें चार्ज एट रेस्ट हो तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, अगर प्लस चार्ज रेस्ट पे है तो इस डायरेक्शन में भाग जाएगा, माइनस है तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस, और वेलोसिटी 80, और वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें भी यही होगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो चार्ज नेगेटिव हो गया तो ये दोनों अपोजिट आ जाएंगे, तो चार्ज रेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड असर डालेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में चार्ज रेस्ट पे रख दो, रेस्ट पे रखा नहीं रह सकता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में अगर मोशन नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और मोशन है तो भी तब कुछ नहीं करता जब वेलोसिटी पैरेलल होती है। इसमें पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, ये तो एक्सीलरेशन हमेशा देगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये है। अब जरा सोचिए, इसमें तो वेलोसिटी का रोल ही नहीं है, लेकिन इसके एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है v क्रॉस b इंटू क्यू बाय एम। क्यू बाय एम पे ये भी डिपेंड कर रहा है, क्यू बाय एम पे ये भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसके साथ ई वेक्टर है, तो एक्सीलरेशन ई वेक्टर के पैरेलल है, लेकिन यहां एक्सीलरेशन b के परपेंडिकुलर है, v के भी परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है।
इसीलिए ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। और एक और बात, क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से 3D में होने के चांसेस इसके बढ़ गए। ठीक है, तो ये 0th केस था, अपडेट कर लेना आपने इसमें। चलो, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तो ये भी महाटप्पा। अगर हमने चार्ज को ऐसे ही प्रोजेक्ट किया तो सिंपली ये V0 से प्रोजेक्ट किया, एंगल किसी अल्फा से, तो किसी भी इंस्टेंट पे ये तो पैराबोला बन जाएगा। V0 cos अल्फा, V0 sin अल्फा माइनस AT, ये, और ये प्लेन पैराबोलिक पाथ। मतलब इसमें इसी प्लेन में मोशन होगी, ये वाला कंपोनेंट या ये वाला कंपोनेंट नहीं आ सकता। हां, आ सकता था अगर इसके पास एक वेलोसिटी इधर भी होती। ठीक है, बताता हूं वो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसकी एक वेलोसिटी v1 इधर होती, एक v2 इधर होती, एक v3 इधर होती, ये 3 वेलोसिटी होती और फील्ड होता ऐसे। ठीक है, तो किसी भी समय पे ये 3 डायमेंशनल फिगर है, आप 2 डायमेंशनल से कंफ्यूज मत होना, ये 3 डायमेंशनल है ऐसे कुछ। इसमें v3 पे कोई चेंज नहीं आएगा, v2 पे कोई चेंज नहीं आएगा, v1 जरूर बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहीं यहां बनाऊं, जैसे यहां बनाऊं, तो v3 ज्यों का त्यों, v2 ज्यों का त्यों, और ये हो जाएगा v1 माइनस GT। तो अगर वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होते तो सिर्फ वही बदलता जो ये परपेंडिकुलर है। और इसी में जब सोचिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, इसी को आप सोचिए कि ये 2 कंपोनेंट जितने पहले थे उतने ही अब है, तो इन्हीं को मिलके आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह दो कि ये मिलके एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हम इसी क्वेश्चन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये वही केस डिस्कस कर रहा हूं, अभी मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं आया मैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, v2 और v3 को कंबाइंड एक सिंगल वेलोसिटी ले लो, तो 2 कंपोनेंट मान लो, एक ये v1 और ये v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर के अंडर रूट को v0 ले लो, तो ये v0 है। और ग्रेविटी हमारी ऐसी है QE/m की। अब जरा समझिए, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर था, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस प्लेन में प्रोजेक्ट किया है, इस प्लेन में, तो ये एक ये वेलोसिटी एक ये है, तो मोशन जो होगी वो इसी प्लेन में ऐसी होगी, इसी प्लेन में, तो इसकी मोशन कुछ इस प्लेन में ऐसी होगी। और शायद आप ये फील कर पा रहे हो, ये इस प्लेन की रेंज है। इस प्लेन का टाइम ऑफ फ्लाइट 2v1/QE/m, ऐसा 3 डायमेंशनल होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक प्लेन पैराबोला है और इसका ये कंपोनेंट v0 हमेशा कांस्टेंट है, और रियलिटी ये है कि ये v0 2 से मिलकर बना है, v2 और v3 से। बदल कौन सा रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट, v0 कांस्टेंट, ये बदल रहा है। तो ये एक पैराबोला होगा इस प्लेन में। तो अभी भी ये प्लेन पैराबोला है, अभी भी ये प्लेनर मोशन है। तो हमने क्या किया, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उन सब का रिजल्टेंट एक सिंगल हॉरिजॉन्टल ले लिया। वर्टिकल है तो सिंगल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब नेट वेलोसिटी मिल गई, उसी प्लेन में पैराबोला बनेगा ये, और मोशन कुछ इस तरह होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, और अगर रेंज चाहिए, रेंज आएगा v हॉरिजॉन्टल इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? v0, तो v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर अंडर रूट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2v1 QE/m, ये रेंज आती। तो ये सिंपली क्या है, जरा समझने की कोशिश करिए, ट्रिकी है लेकिन है कॉमन सेंस। मान लो मेरा आई कैप ये होता, y ये होता, z इधर होता, x y z ये है मेरे।
अगर मैंने इसको ऐसे फेंका तो इधर वेलोसिटी दी तो इस प्लेन में आता, लेकिन अगर मैंने मेरी तरफ वेलोसिटी दी तो इस प्लेन में आएगा, और अगर तिरछी वेलोसिटी दी तो अगर मैंने इसको ऐसे दिया तो ये कुछ इस प्लेन में बनता, ऐसे। ठीक है, ये z एक्सिस है हमारी तरफ, ये मेरी तरफ z एक्सिस है। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे तिरछा दे रहा हूं और ऐसे वेक्टर दूंगा तो इस तरह से पैराबोला बनेगा, ये कुछ ऐसे। तो जहां भी फेंकोगे उसके हिसाब से पैराबोलिक पाथ बन जाएगा। तो सिंपली इसमें क्या किया हमने कि जितने भी हॉरिजॉन्टल थे सबको कंबाइन किया। जैसे मैं ये चौक ऐसे फेंक रहा हूं तो हम क्या इसी को तो प्लेन मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन में मोशन हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हॉरिजॉन्टल की नेट डायरेक्शन उसी को प्लेन मान लेते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जहां है उसी को प्लेन मान लो, और अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल है, पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये तो आपका प्योर काइनेमेटिक्स ही था, तो इसमें तो कुछ खास है नहीं। तो इसीलिए मैं ये कह पा रहा हूं कि जब भी हॉरिजॉन्टल जहां भी होगा, नेट हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, वर्टिकल बदल रहा है, पैराबोला बनेगा, और ये हम हमेशा जानते थे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एटसेट्रा सब कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाएंगे। और ये वो केस है जहां मिनिमम स्पीड होगी, तो ये मिनिमम स्पीड का केस होगा। और मिनिमम स्पीड का केस आप सीधे भी सोच सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नीचे है, हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी कम होगी। फिर हम इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग गए तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गई। और अंडरस्टूड है, जब हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे स्पीड वापस से वही रिगेन कर लेंगे v0, और इसके बाद स्पीड v0 से बड़ी होगी, यहां v0 से कम, यहां v0 से कम, यहां मिनिमम। ठीक है, तो ये मिनिमम स्पीड का केस बनेगा इस पॉइंट पे। और किसी भी समय हम वर्क डन से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट y होता, ये डिस्प्लेसमेंट x होता, तो x की वैल्यू v0 cos अल्फा इंटू टी, y की वैल्यू v0 sin अल्फा माइनस हाफ टी, हाफ gt स्क्वायर। और रिलेशन, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड QE इंटू y इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे स्पीड अगर नेट आ गई v, तो v की वैल्यू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट है, तो यहां और यहां काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है। तो यहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। लेकिन जरा यहां देखें तो यहां पे फोर्स हमारा आया था QV क्रॉस B, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और इस पॉइंट ने कहा कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज इज 0। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट चार्ज पे तो वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हमें मिल गया। दूसरा, हमें एक और बात पता चली कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो है ही, इसने कहा था वर्क डन 0 है, मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब हमारी स्पीड कांस्टेंट है, तो हम सीधे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं, जो कि यहां नहीं लगा सकते थे। यहां हम क्या लगा पाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू वी हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल में स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं है, वेक्टर वेरिएबल है, मॉड कांस्टेंट है। चलो अब देखें, फोर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू फोर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या डजंट चेंज, ये हम जानते हैं। अभी जैसे हमने बात की कि V2, V3, V1 ग्रेविटी इधर थी,
तो सिर्फ V1 बदलेगा, ये दोनों सेम रहेंगे। तो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज नहीं होते, ठीक है। और चूंकि हमें पता है कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट हम लिख चुके हैं। तो फोर्स कंपोनेंट ऑफ V, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B, मतलब फोर्स का कंपोनेंट अलोंग B इज 0। इसका मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग B रिमेन्स कांस्टेंट। इसीलिए हम इस केस में कह पा रहे थे कि इसी प्लेन में मोशन होगी। क्यों? वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग नहीं, तो नया पैदा भी नहीं होगा। इसका मतलब हमेशा ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये वाला कंपोनेंट पैदा नहीं हो सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और यही हमारे लिए बहुत सही टूल की तरह काम करेगा। देखते हैं कैसे। तो ये ध्यान रखना, मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि वेलोसिटी ये है, एक इसका कंपोनेंट है, एक इसका कंपोनेंट है, V1 V2। मैग्नेटिक फील्ड ये था, तो V क्रॉस B इसका इसके साथ, इस वेलोसिटी का इसके साथ क्रॉस निकालते तो आंसर 0 आता। इसका मतलब ये वेलोसिटी चेंज ये नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका इसके साथ क्रॉस निकालते तो नॉन जीरो आएगा, क्रॉस नॉन जीरो आएगा। और क्रॉस नॉन जीरो आया मतलब ये इस कंपोनेंट को बदल सकता है, इसको नहीं बदल सकता। इसी वजह से अगर पार्टिकल की वेलोसिटी प्योरली इसके पैरेलल है तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इसी को नहीं बदल पाता। और प्योरली अगर परपेंडिकुलर है तो ये इसको तो बदल सकता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट नॉन जीरो है, और ये इसको सर्कल में घुमाएगा, ठीक है। हां, ये सर्कल में समझने की कोशिश करिए, ऐसे घूमेगा, ये उतना आसानी से फील नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको देखते हैं, यहां से देखते इस पूरे फिगर को, तो क्या दिखता, डॉट। सोचो, ये एरोज हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, तो ये डॉट है। वेलोसिटी हमें ऐसी दिखती यहां से देखने पे, और अब देखिए V डॉट, तो ये सर्कल में घूमता, तो इसका सर्कल V डॉट ऐसा अंदर की तरफ से सर्कल बनेगा। ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू B है, तो सर्कल तो होना ही था। तो वापस आते हैं हमारे इस केस पे। मींस ये केस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी ऐसा है, और इसके बीच में एक एंगल अल्फा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ढेर सारी, वेलोसिटी वेक्टर ऐसा। तो अब इसको फील करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस V0 के दो कंपोनेंट लिखते हैं, V0 का पैरेलल कंपोनेंट, V0 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब समझिएगा, इसमें पहला पॉइंट ये है कि V पैरेलल वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। ये इस कंपोनेंट को नहीं बदल सकता, इसका मतलब इस डायरेक्शन की मोशन तो सीधे यूनिफॉर्म मोशन होगी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन अलोंग B। दूसरा आया V परपेंडिकुलर का मॉड रिमेन्स सेम। ये इस कंपोनेंट को तो बदल सकता है, V परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड लेकिन फिर भी कांस्टेंट रहेगा, और हम इसको सुपर इंपोज कर सकते हैं, मतलब ये कंपोनेंट अलग सोच लो, ये अलग सोच लो। तो इसकी मोशन समझने के लिए परपेंडिकुलर हमने अलग भेजा, पैरेलल हमने अलग भेजा। ये परपेंडिकुलर ये कह रहा है कि मोशन सर्कुलर होगी, सॉरी ऐसा सर्कल बना था। परपेंडिकुलर ने कहा मोशन विल बी सर्कुलर, पैरेलल ने कहा मोशन विल बी लीनियर। तो दरअसल ये दोनों का सुपर इंपोजिशन होगी, तो सर्कल भी है लीनियर भी है,
तो सर्कल भी लीनियर भी, सर्कल भी लीनियर भी। तो ऐसा सर्कल जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की तरफ भाग रहा होगा। तो v परपेंडिकुलर का मॉड सेम है, इसका मतलब ये कंपोनेंट सर्कुलर मोशन करेगा। और शायद ये आसानी से फील कर पा रहे होंगे कि ये अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी रेडियस एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू होगी। इसकी रेडियस एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू। टाइम पीरियड, ये तो स्पीड पे वैसे ही इंडिपेंडेंट आता है, 2 पाई एम बाय बी क्यू। तो मोशन, इसने कहा कि मोशन ऐसी है, इसने कहा मोशन ऐसी है, और दोनों को सुपर इंपोज कर दिया तो इसकी मोशन ये ऐसी है, ठीक है। और इसमें ये इस डायरेक्शन में v पैरेलल की रेट से, और ये v परपेंडिकुलर, v पैरेलल इधर लिख देता हूं। तो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सीधे v पैरेलल इंटू t है। तो अगर मैं इसको x मानूं, इसको z मानूं, इसको y मानूं, तो x कंपोनेंट तो मैं v पैरेलल इंटू t लिख सकता हूं। हाँ, y और z प्लेन में सर्कल हो रहा है, y और z प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रही है। ये हम इक्वेशन अभी लिखना सीखेंगे कि इंडिविजुअली इक्वेशन कैसे लिखेंगे। बस आप ये समझिए कि रेडियस ये आता। तो अगर हम यहां से देखते, जरा इमेजिन करिए, अगर मैं यहां से इसको देखूं तो मैं यहां बना रहा हूं, ये y है, z है, मोशन कुछ हो रही है हेलिकल, ऐसे करते हुए हमारे आगे निकल रहा है, देखो। तो दरअसल ऐसे करते हुए इस तरीके से बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा हेलिक्स हो गया। और सामने से देखने पे इसका प्रोजेक्शन सर्कल दिखेगा। ये एक ऐसा सर्कल जो बाहर की तरफ आ रहा है, सामने से देखते तो ये प्योर एक सर्कुलर मोशन दिखती है। तो ये हमारा हेलिकल पाथ कुछ इस तरह से आएगा। तो इसमें एक और चीज निकालेंगे हम, रेडियस निकाली, टाइम निकाला, एक और टर्म निकालेंगे पिच। और पिच याद करिए स्क्रू गेज की तरह, एक कंप्लीट टर्न में कितना आगे जाता है वो पिच है। तो कंप्लीट टर्न क्या है, जैसे यहां से चालू की और ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, सोचो। तो ये हमने एक सर्कल कंप्लीट किया। यहां से अगर आप इमेजिन करें तो ये ऐसे घूम के हम सर्कल कंप्लीट कर लिए, कि ऐसे घूम के जो ऐसा हुआ, ये दरअसल ये कंप्लीट सर्कल है। तो कंप्लीट सर्कल करने में ये कितना आगे जाता, इसे पिच कहते हैं। और पिच कुछ खास नहीं, v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड t। v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड, कितना टाइम लगा एक राउंड करने में, तो एक राउंड में कितना आगे जा रहा है उसे पिच कहते हैं। तो v पैरेलल इंटू टाइम 2 पाई एम बाय बी क्यू। और v पैरेलल और v परपेंडिकुलर, v पैरेलल या तो आप v नॉट का कॉस अल्फा, v परपेंडिकुलर v नॉट का साइन अल्फा। अगर एंगल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें कंपोनेंट निकालना तो आता है, v डॉट b यूनिट वेक्टर। ये v पैरेलल का मैग्नीट्यूड है। v परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड, इसमें से पैरेलल वाला कंपोनेंट हटा दो, ये हमारा परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो उम्मीद है याद होगा। v का b वेक्टर के साथ डॉट लोगे तो ये यूनिट वेक्टर बनेगा। अभी यूनिट वेक्टर नहीं है, एक्चुअली यूनिट वेक्टर बनेगा ये इंटू ये पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। मैथ्स में पढ़ लिया होगा ये। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी का b के पैरेलल प्रोजेक्शन ये है। इसका मॉड लेते मतलब इसका मॉड लेते, परपेंडिकुलर लेना है तो पैरेलल कंपोनेंट घटा दो, मॉड ले लो, परपेंडिकुलर आ गया। तो मैं सिंपली यहां सुपरपोजिशन रिकमेंड कर रहा हूं कि आप सिंपली क्या सोचिए कि पैरेलल कंपोनेंट ने क्या कहा, यूनिफॉर्म मोशन, सुन लिया हमने। इसने क्या कहा, सर्कुलर मोशन, ये भी सुन लिया। अब दोनों ने कहा कि हम तो दोनों मोशन एक साथ करेंगे, तो हमने कहा अब तुम हमारी सुन लो, तुम भी कर लो और तुम भी कर लो। तो ऐसा सर्कल जो आगे की तरफ जा रहा हो, जिसे हम यूनिफॉर्म हेलिक्स कहेंगे। यूनिफॉर्म हेलिक्स क्यों,
क्योंकि ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि v पैरेलल का मैग्नीट्यूड थोड़ी ना बदल रहा है। तो ओवरऑल मोशन आई यूनिफॉर्म हेलिक्स। ठीक है, क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो उम्मीद है तीसरा केस भी समझ में आ गया होगा कि अगर पैरेलल था तो यूनिफॉर्म मोशन, परपेंडिकुलर है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों है तो दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब ये तिरछा था तो यूनिफॉर्म और सर्कुलर दोनों का कॉम्बिनेशन 3 डायमेंशनल में एक हेलिकल पाथ होगा, तो जिसे हम यूनिफॉर्म हेलिक्स कह रहे हैं। यूनिफॉर्म क्यों? टाइम पीरियड भी कांस्टेंट, v पैरेलल भी कांस्टेंट। चलिए, तो हेलिकल पाथ समझने के लिए हम एक सिमुलेशन देखते हैं। इस सिमुलेशन में 3 डायमेंशनल सिमुलेशन है। चार्ज की मोशन को एक मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल कर रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है जो कि हमेशा हमारा आई कैप में है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमारा आई कैप में है, एक्स डायरेक्शन में। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एटलीस्ट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता हूं, और मैं चार्ज की वेलोसिटी भर चेंज कर रहा हूं। फिर देखते हैं, ठीक है। तो पहले चार्ज को वेलोसिटी देते हैं सिर्फ हम आई कैप में। तो अगर चार्ज को वेलोसिटी सिर्फ आई कैप में दी तो मोशन, सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। और देखिए स्ट्रेट लाइन में सीधे चला गया, ठीक है। अब सेकंड केस, अगर चार्ज को मैं वेलोसिटी देता हूं जे कैप में। अब जे कैप में जो ही वेलोसिटी दूंगा, तो पहले आप ये व्यू देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर। इस व्यू को देखने पे, अब मैं सिमुलेशन रन करूंगा तो इस व्यू को देखने पे ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सामने से उतना अच्छा सर्कुलर मोशन नहीं दिख रहा है। अब मैं उस पूरे व्यू को अगर रोटेट करके आपके सामने कर दूं, सामने कैसे कर रहा हूं? एक्स एक्सिस हमारी तरफ है, अब वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ है, v ऊपर है, तो v से डॉट फोर्स आएगा इधर और सर्कल बनेगा कुछ ऐसा। और अब देखिए ये सर्कल बड़ी अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि हमारे सामने वाले प्लेन में, तो ये सर्कुलर मोशन इस तरह हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और सर्कुलर मोशन समझ पा रहे हो किस कहां हो रही है? y ऊपर है, z इधर है, और सर्कुलर मोशन पॉजिटिव y, नेगेटिव y और नेगेटिव z में, ये सर्कुलर मोशन हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जो सर्कुलर बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। चलो अब मैं फिर सिमुलेशन रीसेट करता हूं और अब मैं वेलोसिटी दे रहा हूं इसको z डायरेक्शन में। अब अगर z डायरेक्शन में वेलोसिटी दूंगा तो जिस व्यू अभी इस व्यू में है, वेलोसिटी इधर है, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये मोशन अभी भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन सर्कुलर होगा कैसे? तो किस प्लेन में? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब सामने वाले इस प्लेन में, ठीक है। तो v हमारी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, v क्रॉस b, फोर्स आया ऊपर, फोर्स आया ऊपर मतलब ये सर्कल में ऐसे घूमेगा, ठीक है। इस व्यू में वंस अगेन ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पूरे को हम रोटेट कर देते हमारी तरफ और हम सामने से देखते तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता, ठीक है, और सामने से देखते वेलोसिटी पीछे होती, और वेलोसिटी पीछे, मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ, तो v क्रॉस b फोर्स ऊपर आया, तो मैग्नेटिक फील्ड हम डॉट सोच लें पूरे में, वेलोसिटी इधर सोच लें, सर्कल ऐसा बनेगा। तो बिल्कुल आसान सा समझ में आ रहा है कि ये सर्कल सीधे सीधे ये बन रहा है, ठीक है। अब अगला केस में क्या कर रहा हूं कि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है, अब वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट दे रहा हूं, मतलब इधर भी इधर भी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट होंगे तो पहले 3 डायमेंशनल व्यू देखिए कि 3 डायमेंशनल व्यू कैसा होगा। चलो, तो मोशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक सिमुलेशन देख लेते हैं। इस सिमुलेशन में हम मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमेशा आई कैप में है, अलोंग आई कैप, ये नहीं बदल रहा हूं। वेलोसिटी वेक्टर वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप, तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है कहीं भी। तो मैं वेलोसिटी बदलूंगा,
फिर सिमुलेशन रन करूंगा अलग अलग केस में, ठीक है। तो पहला केस जो ले रहा हूं, इसमें जब वेलोसिटी का x कंपोनेंट वेलोसिटी का x ओनली है, या मैं लिखता हूं v इक्वल टू वी एक्स आई कैप, ठीक है, सिर्फ x डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी मैंने सिर्फ x डायरेक्शन में दी, मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी आई कैप में है, मतलब वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा प्रेडिक्शन क्या है कि नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन, दैट मींस इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म मोशन में सीधे चला गया। तो बिल्कुल आसान था, यहां कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। केस 2, अगर वेलोसिटी होगा v एक्स आई कैप, सॉरी अब मैं परपेंडिकुलर दे रहा हूं, सॉरी, v नॉट जे कैप। अब अगर मैं इसको वेलोसिटी दूसरी डायरेक्शन में दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड मेरा आई कैप है। अब जरा समझिए, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब सर्कुलर मोशन होगा। अब बात ये उठी सर्कुलर मोशन किस प्लेन में होगा, तो इसका प्लेन वही होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और बी के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई जेड प्लेन में, ठीक है, सर्कुलर इन वाई जेड प्लेन। तो देखिए वेलोसिटी मैंने ऊपर दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में दे रखा है, तो वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप, अंदर की तरफ टर्न होगा और ये सर्कुलर मोशन ऐसी बनेगी, देख लो सिमुलेशन रन करके। तो ये इस तरीके से बन रहा है, लेकिन ये उतना अच्छा फील नहीं दे रहा है कि वो सर्कल कैसा है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे व्यू को एक्स एक्सिस को रोटेट करके ऐसे करते हैं, सो दैट एक्स एक्सिस इस तरफ आ जाए, और एक्स हमारी तरफ आ गई, एक्स ये आ गई, वाई ये है, ठीक है, जेड ये है, वाई ऊपर, एक्स हमारी तरफ, ठीक है, तो जेड ये आ गया, वाई ये आ गया, एक्स हमारी तरफ है। और चूंकि एक्स हमारी तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे दिखेगा, तो मैं यहां बना देता हूं, सिमुलेशन को इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, और मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमें डॉट पूरे में। और जरा मोशन देखिए कि चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी किस तरफ है, जे कैप में, तो वेलोसिटी हमें कहां दिख रही है, ऊपर। अब सोचिए ये तो बहुत आसान केस है ना, कि वेलोसिटी ऊपर दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो मोशन कैसी होगी, v डॉट, इस तरफ फोर्स आएगा, और ये मोशन जो ही रन करोगे तो सर्कुलर आएगी, देख लो, और वही सर्कुलर मोशन ये है, देखो, तो सर्कुलर मोशन इस तरीके से बनी। तो सामने से देखने पे ये प्योर सर्कल दिख रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमें डॉट दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस व्यू को रोटेट कर दूं तो आपको समझ में आ रहा है ये सर्कल तिरछा है, लेकिन व्यू इसमें हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थे, तो इसीलिए हम ये व्यू को रोटेट करने का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का सर्कल होगा, 3 डायमेंशनल। थर्ड में आया, अगर वेलोसिटी में v नॉट के कैप कर दूं, v नॉट के कैप करूं, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी b आई कैप है, तो अभी भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है तो आंसर आएगा सर्कल। किस प्लेन में इसके परपेंडिकुलर, तो एक्स जेड प्लेन में। देखते हैं, वेलोसिटी ये एक्स वाई जेड, वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में दी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, और v क्रॉस b फोर्स आता ऊपर, और इसकी सर्कुलर मोशन अगर ऐसे देखें तो इस तरीके से होगी, देखो, मतलब तो देखिए इस सिमुलेशन में वेलोसिटी हमारी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, v और b का क्रॉस किया, फोर्स आया ऊपर, तो सर्कुलर मोशन बना कुछ ऐसा। वंस अगेन ये व्यू इतना कंफर्टेबल नहीं है, हम इस पूरे को रोटेट करके फिर से एक्स एक्सिस हमारी तरफ ले आते हैं।
एक्स एक्सिस हमारी तरफ ले आए यहां से, तो एक्स एक्सिस हमारी ये हो गई, वाई ये, जेड ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, और वेलोसिटी जेड के अलोंग थी, तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गई इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया पूरे में डॉट। तो ये विजुलाइज कर पाए? अभी देख लो, बाद में आपको खुद को विजुलाइज करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ, ये वेलोसिटी इस तरफ, और ये बहुत ही स्पेशल केस, फोर्स हमारा आ गया ऊपर, और फोर्स आ गया ऊपर तो सर्कुलर मोशन हो गई ये। तो ये एक्स जेड प्लेन में सर्कल है, पिछला भी एक्स जेड प्लेन में सर्कल था, लेकिन पिछला सर्कल हमारा कैसा था, ऐसा। ठीक है, तो ये सर्कल कुछ बना हमारा इस तरीके से, ये एक्स जेड प्लेन का सर्कल है, और ये यहां दिख रहा है। इसी को अगर व्यू रोटेट कर दोगे तो सर्कल दिखेगा, लेकिन आप उतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने ऐसा देख के एक डायमेंशन लूज कर दी है, ये वाली डायमेंशन गायब कर दी और ये 2D में कन्वर्ट हो गया। चलो, थर्ड सिमुलेशन और इंटरेस्टिंग। थर्ड सिमुलेशन में वेलोसिटी देता हूं कुछ v1 i कैप v2 सॉरी j कैप v2 k कैप, मैग्नेटिक फील्ड हमारा b i कैप है, स्टिल इट इज परपेंडिकुलर, v1 प्लस v2 का डॉट, यस छोड़ो, v डॉट b अभी भी 0 है, तो अभी भी ये परपेंडिकुलर है, अभी भी मोशन सर्कल होगा, और सर्कल होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है तो उसका परपेंडिकुलर एक्स जेड प्लेन में। इत्तेफाक नहीं, तीनों केस में सर्कल एक्स जेड प्लेन में होना, सॉरी वाई जेड प्लेन में होना। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में था, इसके परपेंडिकुलर सर्कल वाई जेड प्लेन में होगा। अब ये सर्कल हमें पता करना है कैसा होगा, तो पहले तो हम सिमुलेशन में ही दे लेते हैं वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटी के वेक्टर दिख रहे हैं कि इन दोनों को देते तो वेलोसिटी आ गई जे के प्लेन में, वेलोसिटी जे के प्लेन में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है। पहले मोशन यहीं देख लो, यहां देखा तो ये मोशन इस तरह का कुछ सर्कल बन रहा है तिरछा, जो कि बड़ा अच्छा सा फील नहीं दे रहा है। समझ में तो आ रहा है सर्कल है, लेकिन हम शायद ऐसे देख के इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। तो वंस अगेन हम क्या करते हैं, इस पूरे व्यू को रोटेट कर देते हैं। रोटेट करते तो हमारा फिगर बनता कुछ इस तरह, वाई जेड, मैग्नेटिक फील्ड आता डॉट। ऑब्वियसली हम हमेशा फिगर यही बना ले रहे हैं, ठीक है। और वेलोसिटी हमारी ये दिखेगी, देखो। तो इस पूरे व्यू को रोटेट करने पे फिगर बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। अब मैं अगर इस पे सिमुलेशन रन करूंगा तो इस पे फोर्स कहां आएगा, परपेंडिकुलर, ये स्पीड इधर है, फोर्स ये है, तो ये सर्कल कैसा बनेगा, ये सेंटर आएगा यहां कहीं। तो ये सामने से देखने पे प्योर सर्कल है एक्स जेड प्लेन में, हां उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, लेकिन सेंटर यहां कहीं है। तो देख लो सिमुलेशन, और अब इस व्यू को रोटेट करके देख लो तो सिमुलेशन कैसे दिखेगा। तो शायद इसका आपको यूटिलिटी समझ में आ गई होगी कि हम इस तरीके से क्यों देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डॉट या क्रॉस दिख जाए, सो दैट एक प्लेन हम लूज कर दें, आपका मोशन 2D जैसा ही दिखे। लास्ट केस, लास्ट सिमुलेशन इसमें, जहां वेलोसिटी हम परपेंडिकुलर, सॉरी वेलोसिटी ले लेते हैं v1 i कैप v2 j कैप, ये लिया। मैग्नेटिक फील्ड हमारा है v i कैप। अब जरा देखें, अब तो परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि i कैप दोनों में है, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। और अब जब हम इन दोनों को कम सॉल्व करते तो ये डायरेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हम एक बात समझ सकते हैं कि इसको दो पार्ट में तोड़ना आसान है। v1 b के पैरेलल है, तो ये कंपोनेंट अलग डील कर लो, ये कंपोनेंट अलग डील कर लो। तो हम इसको कैसे कर रहे हैं, ये हमारा b था, ये हमारा v1 है, ये हमारा v2 है, j कैप k कैप। अकेला v1 होता तो स्ट्रेट लाइन होता, अकेला v2 होता तो सर्कल होगा, और v1 और v2 का कॉम्बिनेशन है तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो पहले हम जैसा व्यू है, v1 और v2 हम वेक्टर दे चुके हैं, तो ये हमारा ij प्लेन में, ij प्लेन में वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है,
और अब हम यही सिमुलेशन रन करते हैं। तो सिमुलेशन देखिए, अजीब सा कुछ हेलिक्स है। वहां इक्वेशन लिखना मुश्किल है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल दिख रहा है, लेकिन जरा आप सोचिए, आप वहां से ऑब्जर्व करिए, एक्स एक्सिस ये है, सामने से ऑब्जर्व करते तो एक्स एक्सिस हमारी तरफ आ जाती। तो इसी में हम क्या कह रहे हैं, अगर आंखें इधर होती, आईज इधर होती, तो ये हमें दिखता के कैप, जेड, वाई, और वेलोसिटी का सिर्फ v2 ही दिखता, v1 हमारी तरफ डॉट होता, और मैग्नेटिक फील्ड पूरे में डॉट। और अगर आप सिर्फ इसकी मोशन देखें तो ये मोशन क्या दिखेगी, v डॉट, फोर्स आता है इस तरफ, ये सर्कल में घूमेगा। तो यहां से एग्जैक्टली देखने पे ये सर्कल दिखेगा, आपको ये डायमेंशन समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि बिल्कुल सामने से दिखाता हूं, और सामने से देखने पे अब जरा सिमुलेशन रन करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल सर्कल आपको दिख रहा है सामने से, और सामने से क्योंकि आपको ये डायमेंशन पता ही नहीं चल रही है, सेम साइज के सर्कल एक दूसरे के ऊपर है। अब ये सिमुलेशन कंप्लीट हुआ, अब मैं इसको रोटेट करके दिखाऊं तो देखिए, एक्चुअल वो हेलिक्स था, दिख हमें सर्कल रहा था। ठीक है, तो ये हम यहां से समझ पा रहे हैं कि मोशन एक हेलिकल पाथ होगी, लेकिन ऐसे करके समझना बहुत आसान हो रहा है कि ये अलग लिख लो, बाकी वो कंपोनेंट अलग लिख लो। तो हम इस तरीके से इसको करेंगे। तो हेलिक्स तो बनेगा, लेकिन कैसा, ये इस प्लेन में होगा सर्कल, और ये ऐसे हमारी तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, हाँ, इसी में चलो हेलिक्स बनाई दिया, तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और चेंज करके दिखा दे रहा हूं। तो फिर से सिमुलेशन रीसेट करता हूं। अब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदल दूं, बी अगर बढ़ा दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पे क्या अंतर आएगा, तो स्पीड तो बदलनी नहीं है, लेकिन एक अंतर आएगा, v पैरेलल बदलना नहीं है। तो इस डायरेक्शन में तो हेलिक्स वैसे ही जाएगा, लेकिन v परपेंडिकुलर की वजह से जो रेडियस आती, वो रेडियस जरूर छोटी हो जाएगी, क्योंकि b बढ़ाओगे रेडियस छोटी हो जाएगी, मतलब ये हेलिक्स छोटा वाला बनेगा। तो देखिए, ये सिमुलेशन मैं रन कर रहा हूं, और मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूं। तो देखिए, पहले हेलिक्स बड़ा था, अब हेलिक्स छोटा हो गया। ठीक है, ठीक है, एक बार और रीसेट करके सिमुलेशन धीमे धीमे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, सिमुलेशन में एक बार रीसेट करके मैं फिर से मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा हूं, और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा हूं कि पहले मैग्नेटिक फील्ड कम करूंगा, फिर बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले ज्यादा था, धीमे धीमे मैंने कम किया। तो देखिए, हेलिक्स हमारा हो गया छोटा रेडियस, और फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड वापस से चलो इसी में मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके दिखा देता हूं कि हेलिक्स पे क्या चेंज आता। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूं। ये ऐसे हेलिक्स बन रहा था, मैग्नीट्यूड जब कांस्टेंट था। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा, फिर मैग्नीट्यूड घटाऊंगा। तो जब मैं मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा तो ये छोटा हो जाएगा, और जब मैं मैग्नीट्यूड घटाऊंगा ये बड़ा हो जाएगा। मतलब ये हमारा प्रेडिक्शन है, ये हेलिक्स कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने पे हेलिकल पाथ कुछ ये ऐसे बनना चाहिए। तो देखते हैं सिमुलेशन में। तो ये सिमुलेशन था, ये रन किया मैंने, और ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, और ये मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया, और जो ही बढ़ा के कम किया तो ये ट्रेजेक्ट्री ऐसी। रिसेट करके हम ये उल्टा करते हैं। तो रिसेट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने कम किया, फिर बढ़ाया, और उम्मीद है आप प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि ये मोशन कुछ ऐसी, स्पीड कांस्टेंट है। लास्ट केस इसमें वेलोसिटी अगर मैं कुछ तो भी दे दूं, तीनों में, तीनों कंपोनेंट में मैंने वेलोसिटी दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड है बी आई कैप, तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। तो इस बार v1 ये है,
V2 ये है, V3 ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो हम क्या करते हैं, V1 कांस्टेंट रहेगा और इन दो को कंबाइन करके सिंगल सोच लो। तो आप ये सोच लो V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर का अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। V पैरेलल कंपोनेंट कितना है, V1। तो रेडियस आएगी MV परपेंडिकुलर बाय BQ और पिच आएगी V पैरेलल इनटू टाइम पीरियड 2 पाई m बाय BQ। V पैरेलल है V1, V परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, ये ही समझने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, जैसे ये सिमुलेशन है और ये मैंने वेलोसिटी इसको दे रखी है, V1, V2, V3। ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में मतलब वेलोसिटी कहीं तिरछी है। और अब अगर मैं इस सिमुलेशन को रन करूंगा तो ये हेलिक्स बनेगा। ठीक है, लेकिन ये हेलिक्स उतना अच्छे से समझ में आएगा नहीं, तो हम फिर से वही करेंगे कि सिमुलेशन को सामने से देखेंगे। और जब हम यहां से देखते तो ये कैसे दिखता, यहां से देखते तो आपको ये V2 इधर दिखता, V3 इधर दिखता, V1 दिखता ही नहीं। तो क्यों ना V2 और V3 को कंबाइन करके नया V परपेंडिकुलर लिख लूं और मैग्नेटिक फील्ड पूरे में हमारा डॉट होता। तो मैंने V2 और V3 कंबाइन कर दिए, V1 अलग लिख लिया और इस पे आता फोर्स यहां। तो ये सर्कल बनता ऐसा, मतलब ये हेलिक्स इस तरीके से कुछ हमारी तरफ आएगा। देखते हैं, इस व्यू को हमने सामने किया तो देखिए वेलोसिटी अपने आप आपको इस प्लेन में दिखने लग गई है, नहीं एक्चुअली। और अब सिमुलेशन रन कर रहे हैं तो ये सिमुलेशन आपको सर्कुलर दिख रहा है कुछ इस तरीके से। रियलिटी ये है कि वो सर्कुलर नहीं है, वो एक हेलिक्स है। रोटेट करके देखा तो ये पता चला कि वो हेलिक्स है और सामने से देखने पर सर्कल था सिंप्लीफाइड। तो ये एक्सिस हम डायरेक्ट लिख सकते थे, ये हम सर्कल की मदद से लिख लेंगे। इस तरीके से हम इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है सिमुलेशन से थोड़ा फील आया होगा कैसे देखना है। फाइनली आपको विजुलाइज ही करना है, इसीलिए आप खुद समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आप ये विजुलाइज कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अदरवाइज मेरे सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहले खुद ट्राई करिए अच्छे से और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है, एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू दिया है, मास m दिया है, इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v। ठीक है, v वेक्टर b वेक्टर ऐसा यूनिट में दे रखे हैं। अब आपको मोशन प्रेडिक्ट करना है। सर्कल है तो उसकी रेडियस बतानी है, हेलिक्स है तो उसकी रेडियस और पिच बतानी है। ठीक है, टाइम पीरियड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड तो अगर आएगा तो सबके लिए ये आएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो डिपेंडेंट होता नहीं वेलोसिटी पे, बस पीरियोडिक होनी चाहिए मोशन। आपको फिलहाल समझ गए, रेडियस बतानी है, आपको नाम लिखना है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, हेलिक्स है। तीन ही पॉसिबिलिटी थी, करिए ट्राई। चलो तो देखते हैं। हमें एक बात पता है, अगर वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो और एंटी पैरेलल तो स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर है तो सर्कल है, एल्स हेलिक्स है। तो पहले केस में हम डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं, पैरेलल तो नहीं है। डॉट प्रोडक्ट J प्लस 2K, डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये केस हमारा ये है, सर्कल का केस है, पैरेलल कोई कंपोनेंट है नहीं, तो रेडियस सीधे आएगी MV बाय BQ। ठीक है, वैसे MV परपेंडिकुलर बाय BQ होती है और V परपेंडिकुलर ही टोटल है। मास कितना है, 5 ग्राम। स्पीड कितनी है, 211। ठीक है, तो 2i कैप 2j कैप k कैप का मॉड लिया √6, मैग्नेटिक फील्ड का मॉड √5, चार्ज 20 × 10 पे -6 मीटर, ये ऐसा यूनिट में रेडियस आ गई। चलो सेकंड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल तो नहीं दिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है मैग्नेटिक फील्ड हमारा जे कैप में है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जे कैप में है, इस वेलोसिटी में जे कैप भी है और आई कैप और के कैप भी है। तो आई कैप और के कैप अलग कर लिए, जे कैप अलग कर लो, तो ये V पैरेलल हो गया। V पैरेलल का मॉड 1, V परपेंडिकुलर का मॉड √2। तो एक मॉड 1 है, एक मॉड √2 है।
तो ये हेलिक्स बनेगा, तो दूसरे में हेलिक्स होगा। रेडियस और पिच निकालनी है, तो इसकी रेडियस आएगी एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू। तो एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू, सब कुछ यही यूज होगा, बस v की जगह जहां √6 आ रहा था वहां √2 आएगा। तो रेडियस एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू, और v परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट है √2। क्योंकि इसमें आसान क्या था, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप है, जे कैप कंपोनेंट इसके पैरेलल है, बाकी दो परपेंडिकुलर। तो ये आया 5 × 10⁻³ वेलोसिटी आ गई √2, √5, 20 × 10⁻⁶। बात आई पिच की, पिच आएगा v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड। v पैरेलल कौन सा था, जे कैप, तो v पैरेलल आया 1, 2 पाई m, m कितना है 5 × 10⁻³ बाय बी क्यू। b कितना है, b है 3। ओके, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड एक और अंतर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बदल गया है शायद, √5 की जगह कितना है 3 b, और चार्ज वही है हमारा 20 × 10⁻⁶। तो यहां ये बदल गया था, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कुछ और थी। चलो तीसरे केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस 0 है। एक्चुअली ये एंटी पैरेलल है, इसको 2 से डिवाइड करो तो i - j/2, एक माइनस लगा दो तो -i + j/2, ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब हमेशा 2i - j। चलो लास्ट वाले में 3i + j + k और मैग्नेटिक फील्ड i + j परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल नहीं है, मतलब तीसरा केस है। लेकिन इस बार हम इसके कंपोनेंट सीधे सीधे नहीं लिख सकते इसके हिसाब से, तो मोशन हेलिक्स तो पक्का है। अब यहां हम मैथमेटिक्स यूज करेंगे कंपोनेंट तोड़ने के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 3i + j + k के कंपोनेंट एक i + j के पैरेलल तोड़ना है, एक आपको परपेंडिकुलर तोड़ना है। और पैरेलल तोड़ने के लिए हमने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट i + j। लेकिन ये तो लेंथ आई, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आपका वेक्टर आ गया, इसको 3i और 3 और 1 4 बाय √2 i + j बाय √2, तो ये आया ट्वाइस ऑफ i + j। ये v पैरेलल आया। v परपेंडिकुलर निकालना है तो v नेट में से v पैरेलल हटा दिया जाए, नेट में से पैरेलल हटाओ, 3i - 2i, i, j - 2j -j, k - 0 प्लस k। तो एक कंपोनेंट ये आ गया, एक कंपोनेंट ये। क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ये इसके पैरेलल होना चाहिए है भी, और इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो 3i j k। ठीक, और एक बार हमें ये दोनों वेलोसिटी मिल गई, तो अब हमें क्या लिखना है, सीधे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, i + j √2 टेस्ला। स्पीड का मैग्नीट्यूड था √11, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इन दो में इंटरेस्टेड है। पैरेलल का मैग्नीट्यूड है 2√2, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड है √3। तो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, और इसकी रेडियस, लास्ट पार्ट की रेडियस आएगी एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू। मास कितना था 5 ग्राम, v परपेंडिकुलर की वैल्यू √3, सब ऐसा यूनिट में है। मैग्नेटिक फील्ड √2, चार्ज कितना 20 माइक्रो कूलम, ये रेडियस। पिच v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड, पैरेलल कंपोनेंट कितना है 2√2, टाइम पीरियड कितना है 2πm बाय बी क्यू, 2πm, मास कितना है 5 ग्राम बाय बी क्यू, मैग्नेटिक फील्ड √2, 20 × 10⁻⁶।
तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि वेक्टर्स में हमने एक तो फील किया कि मोशन क्या हो सकती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट में रिजॉल्व करके हमने ये सर्कल निकाला, इससे सर्कल घूमेगा, इससे पिच निकलेगी, इससे रेडियस निकलेगी। तो मुश्किल नहीं था। इसी तरह का क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आता तो ये हम ग्रेविटी की तरह क्वेश्चन करते, हालांकि मैंने दिया नहीं क्योंकि वो ग्रेविटी का पार्ट है, लेकिन अगर ऐसा दिया होता I प्लस जे प्लस के और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता I माइनस जे, ठीक है, तो पहले हम पैरेलल वाला ले लेते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज पैराबोला। जैसे ये होता तो ये पैराबोला बनेगा। तो इसमें बहुत ही आसान था, या तो स्ट्रेट लाइन था या पैराबोला था। पैरेलल एंटी पैरेलल है, डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, पैरेलल एंटी पैरेलल है, तो स्ट्रेट लाइन होगा, अदरवाइज पैराबोला होगा। और वंस अगेन पैराबोला कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, वेलोसिटी ये है, रिजॉल्व करना हम जानते हैं, तो ये v पैरेलल, ये v परपेंडिकुलर, दो में रिजॉल्व करो, ये आता। तो पैराबोला की मैक्सिमम हाइट वाइट जो भी पूछा होगा सब हम निकाल देंगे, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूं। अ चार्ज Q 2 माइक्रोकूलम मास 4 मिलीग्राम is projected with velocity 3I cap plus 4J cap under electric field I cap minus J cap plus K cap from origin. ठीक है, फाइन। इट्स मिनिमम स्पीड, पोजीशन at t equal to 2, और टाइम व्हेन स्पीड इज लीस्ट, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। चलो, और तीसरा पूछ लेता हूं। तीसरा, टाइम व्हेन इट क्रॉसेस y एक्सिस, y एक्सिस नहीं सॉरी xz प्लेन। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था तो ये बहुत ही आसान है, हम सिंपली क्या करेंगे, एक्सीलरेशन वेक्टर निकालेंगे। तो q e बाय m, q कितना है 2 इंटू 10 पे -6, इलेक्ट्रिक फील्ड I माइनस जे प्लस के बाय m 4 मिलीग्राम, 10 पे मिली का -3 और एक इसका -3 -6, तो एक्सीलरेशन आया 1/2 I माइनस जे प्लस के। अब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ये एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, तो किसी भी समय वेलोसिटी इनिशियल प्लस ए टी, तो 3I प्लस 4J प्लस एक्सीलरेशन 1/2 I माइनस जे प्लस के इंटू टी। पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में पैराबोलिक होगा, कंपोनेंट में कौन रिजॉल्व करे हमें सीधे ही इक्वेशन पता है, तो ये लिखा। इनिशियल पोजीशन वेक्टर था ओरिजिन, u वेक्टर 3I प्लस 4J इंटू टाइम हाफ एक्सीलरेशन 1/2 I माइनस जे प्लस के इंटू टी स्क्वायर, ये आया। वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। अब हमें आंसर चाहिए मिनिमम स्पीड, तो किसी भी समय पे इसकी स्पीड ये थी। आपको कुछ नहीं करना, मैक्सिमम मिनिमा से कर लो। अगर आप और लॉजिक नहीं यूज करना चाह रहे तो 3I कैप 1/2 टी, 3 प्लस 1/2 टी I कैप, J कैप 4 माइनस 1/2 टी, K कैप, और एक और था 1/2 टी
जे कैप इट इज के कैप। तो v का मॉड आता इसका स्क्वायर 3 प्लस 1/2 t का होल स्क्वायर 4 माइनस 1/2 t का होल स्क्वायर 1/2 t का होल स्क्वायर। सहूलियत के लिए 1/2 t को कुछ x मान लेते हैं सो दैट हमारा एक्सप्रेशन 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x माइनस 2x कांस्टेंट 16 और 9 25। अब मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए तो मैक्सिमम मिनिमम, तो इसका डेरिवेटिव करो तो 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/3 और x की वैल्यू 1/3 है तो यहां 1/2 t इक्वल टू x था तो टाइम आया 2/3 सेकेंड। तो t की वैल्यू 2/3 सेकेंड पे जो स्पीड मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी और t की वैल्यू 2/3 इसमें छाप दो तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और इसमें छापने की बजाय मैं x की वैल्यू 1/3 इसमें ही छाप दूं, एक ही बात है। तो x की वैल्यू 1/3 प्लस 25 1/3 माइनस 2/3 25 माइनस 1/3 74/3 मीटर पर सेकेंड या था। तो यहां हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल का यूज ही नहीं किया। प्रोजेक्टाइल का यूज करते तो देखिए कैसे करते वो भी मैं बता देता हूं। 4j एक्सीलरेशन आया हमारा i माइनस जे प्लस के पैरेलल, ये एक्सीलरेशन है। पहले ये समझिए फिगर कुछ ऐसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो अब मैं इस वेलोसिटी का पैरेलल और परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट हटा ऐसे कर दूं तो जो भी है ये मिनिमम रह जाएगी स्पीड, तो इसका ये कंपोनेंट ही मिनिमम है। तो इसका एक कंपोनेंट इसके पैरेलल एक इसके पैरेलल, तो ये वाला मिनिमम स्पीड वाला कंपोनेंट है। कंपोनेंट निकालने के लिए ये 1/2 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। तो इसका कंपोनेंट पैरेलल वाला देखें तो पैरेलल कंपोनेंट आता 3i प्लस 4j डॉट i माइनस जे प्लस के बाय √3 यूनिट वेक्टर, इसी का मल्टीप्लाई कर दो बाय √3 3i माइनस 4j माइनस 1 तो माइनस 1/3 i माइनस जे प्लस के। और इसमें से ये कंपोनेंट हटाना है तो ये वाला कंपोनेंट दिस माइनस दिस 3 प्लस 1/3 बना, यहां से 4 माइनस 1/3 बना और k में आया 1/3 के कैप। तो मिनिमम स्पीड कितनी होगी, दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर 9 और 1 10/3 12 माइनस 1 11/3 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अपना क्या बना था 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, शायद 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा बना था, है ना। और x की वैल्यू 1/3 आई थी। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये ऐसे एक्सप्रेशन तो सेम है। तो मिनिमम स्पीड निकालने का एक तो तरीका ये था कि v के दो कंपोनेंट हैं, हमें पता है मिनिमम स्पीड यही होगी यहां पे, ठीक है। और ये मिनिमम वेलोसिटी वेक्टर भी मिल गया हमें क्योंकि ये इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए, यही मिनिमम वेलोसिटी है। तो फाइनल वेक्टर पता है v इक्वल टू यू प्लस एटी से कंपेयर कर दोगे, टाइम मिल जाएगा। चलो पोजीशन है t इक्वल टू 2, तो ये तो बहुत ही सड़ा, t इक्वल टू 2 इसमें छाप दो। तो t इक्वल टू 2 उठा के इसमें छाप दो, तो दूसरे का आंसर t इक्वल टू 2 छापते सब कट जाता है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये पोजीशन आ गई। t इक्वल टू 2 छाप दिया। थर्ड पूछा है टाइम व्हेन इट क्रॉसेस xz प्लेन, xz प्लेन को क्रॉस करना मतलब y इक्वल टू 0 होना, तो पोजीशन का y कोऑर्डिनेट 0 होना। तो किसी भी समय हमें पोजीशन पता है 3 प्लस 1/4 t स्क्वायर i कैप, 4
माइनस 1/4 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 1/4 टी स्क्वायर के कैप। ये किसी भी समय का पोजीशन वेक्टर है, इसको जीरो करना है, एक्सजेड प्लेन को क्रॉस करना मतलब इसको जीरो करना, तो 4 4 16 टी की वैल्यू आ गई 4, तो टाइम टी की वैल्यू 4 सेकेंड। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मोशन है वो महासड़ी है, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा सीधे निकल जा रहा है, बहुत ही टप्पा है बिल्कुल। एक्सीलरेशन वेक्टर सीधे है तो ये फॉर्मूले काम कर जाएंगे, इसके बाद मैथमेटिक्स है। अगर आप पैराबोला नहीं भी यूज करना चाहते तो आप मैथमेटिक्स से कर सकते हो, वेक्टर की प्रॉपर्टीज से। मैक्सिमम मिनिमा लगेगा ज्यादा से ज्यादा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर हम एक्सप्रेशन ही लिखने लग जाएं, जैसे हेलिक्स के केस में ही मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं कुछ बी नॉट जे कैप, वेलोसिटी ले रहा हूं वी नॉट आई कैप प्लस जे कैप। फाइन, वेलोसिटी एट टी, पोजीशन एट टी, time when it crosses I cap, J cap, YZ plane। अब देखिए बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह क्वेश्चन है कि आपको वेक्टर दे रखे हैं और आपको किसी भी टाइम पे वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर एटसेट्रा निकालना है। ये तो तय है ये हेलिक्स बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में और वेलोसिटी आई कैप जे कैप इसमें है। और एक और पूछ लेता हूं, टाइम व्हेन इट टचेस वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें यह बताना पड़ेगा कि पार्टिकल इंटर्स ओरिजिन एट ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है, पार्टिकल इनिशियली कहां है ये दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये वेक्टर्स है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है, दिख रहा है कि ये हेलिक्स है, और ये भी समझ में आ रहा है कि अगर हम एक्स, वाई और जेड ये बनाते तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में, ये एक्स ही वाई। अब वेलोसिटी हमारी एक आई कैप में है, एक जे कैप में है, तो वेलोसिटी को भी हम दो पार्ट में यहां तोड़ देते हैं। मतलब ऑलरेडी ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको स्प्लिट करने में मेहनत नहीं लगी। ये अब एक बात तय है कि वाई डायरेक्शन की मोशन को एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की मोशन से लेना देना नहीं है। तो वाई डायरेक्शन की मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब y कंपोनेंट सिंपली मैं लिख सकता हूं v नॉट t, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इसी स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, बाकी दो कंपोनेंट में असर आएगा। ठीक, हाँ एक खास बात देखिए कि यहां मैंने क्या किया है, चलो मैं वैल्यू ऐसे ले लेता हूं सो दैट आपको समझ में आए, v नॉट आई कैप टू v नॉट जे कैप, ये था। तो ये कंपोनेंट आपका कितना है, 2v नॉट हो गया। ये v नॉट, सो दैट ये v नॉट और 2v नॉट में डिफरेंशिएट कर पाए। और मैग्नेटिक फील्ड भी चलो इस बार मैं पलट देता हूं, माइनस ले रहा हूं, क्योंकि बहुत देर से वो डॉट बन रहा है उधर देखने पे, एक आध बार क्रॉस भी बन जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, वेलोसिटी 2v नॉट v नॉट, यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब बात ये हुई कि इसको देखने के लिए ये तो समझ में आ रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये हेलिक्स करते हुए कुछ जाएगा, तो मैं यहां से देखूंगा तो मुझे सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि मोशन कैसे होने वाली है। ये एक्स है, यहां से इमेजिन करो जेड इधर दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो मतलब इस पूरे व्यू को ऐसे देख रहे हैं, और वाई हमारा ऊपर दिखेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा है। यहां से देखते तो एरोज अंदर जाते हुए दिखते, ये कुछ ऐसे। ऑब्वियसली वाई हमारा डॉट डायरेक्शन में। ठीक है,
अब इसको वेलोसिटी देनी है, इसके पास वेलोसिटी हमें सिर्फ एक ही दिखेगी, कौन सी, 2v0, सॉरी v0, 2v0 तो हमारी तरफ है, वो तो बदलनी नहीं है, तो बस y की वैल्यू तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर हम इस कंपोनेंट में देखें तो v क्रॉस सर्कल ऐसा बना, ये सर्कल कुछ ऐसा बना और ऐसे होते होते हमारी तरफ आ रहा है। तो किसी भी टाइम पे, चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट पे अगर टाइम पे अगर ये थीटा घूमेगा तो ये पार्टिकल इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा मतलब 3 डायमेंशनल में ऊपर भी आएगा। किसी भी टाइम पे कितना ऊपर आएगा वो तो बड़ा आसान है, 2v0t। लेकिन ये जब इधर आया तो इसके पास दोनों कंपोनेंट आ गए, सोचिए ये भी और ये भी। बस मुझे ये थीटा मिल जाए, ये थीटा कितना है, तो थीटा किसी भी टाइम पे ओमेगा टी, चूंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और बड़ी अच्छी बात है ओमेगा भी कांस्टेंट है v0 बाय आर टी। और रियलिटी ये थी कि ओमेगा 2 पाई बाय टी से भी आप निकाल सकते थे, 2 पाई बाय 2 पाई एम बाय बी क्यू, ये ओमेगा आता बी क्यू बाय 2m, क्योंकि टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, तो थीटा आएगा ओमेगा टी। वैसे आप इससे रखते तो रेडियस आर कितनी होती, एम भी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू, और भी परपेंडिकुलर ही v0 है, ओमेगा की वैल्यू v0 बाय रेडियस, तो v0 बाय रेडियस कितनी आ गई, बी क्यू बाय एम, ये ओमेगा आ गया, या 2 पाई बाय टी से। तो समझिए हमें थीटा किसी भी इंस्टेंट पे पता है, और अगर थीटा किसी भी इंस्टेंट पे पता है तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट पता है। फील करने की कोशिश करिए, ये हमारा z कोऑर्डिनेट है, और ये डिस्टेंस चूंकि पार्टिकल यहां पहुंच गया है, इसको मैं डॉटेड कर देता हूं, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं कि ऐसे मूव करता, कर कितना चुका है, इतना। तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये, और ये रेडियस r है, तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है r cos थीटा, और z डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये है, ये, और z डायरेक्शन का ये डिस्प्लेसमेंट r माइनस r cos थीटा है, और पॉजिटिव z में, तो z डायरेक्शन में कितना मूव किया, ये, और ये r माइनस r cos थीटा। एक मिनट, वो भी cos, ये भी, ये साइन है, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट r साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट r माइनस r cos थीटा है, और थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी, r साइन बी क्यू बाय एम टी, और r माइनस r cos थीटा r1 माइनस cos बी क्यू बाय एम टी, और y डायरेक्शन कितना था, 2v0t, v पैरेलल इंटू टी। और एक बार हमें x y z तीनों मिल गए तो मैं x कंपोनेंट r की वैल्यू लिख रहा हूं एम वी बाय बी क्यू, साइन बी क्यू बाय एम टी, ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एम वी बाय बी क्यू 1 माइनस कॉस बी क्यू बाय एम टी, z कंपोनेंट 2v0 t। तो एक बार पोजीशन मिल गई तो वेलोसिटी क्या होती, dx बाय dt, इसको डेरिवेट करो। पोजीशन अगर लिखना होता तो dx बाय dt आई कैप, dy बाय dt j कैप, dz बाय dt k कैप। x का टाइम के रिस्पेक्ट में ये बाहर आएगा, बी क्यू बाय एम कट जाएगा, v0 cos बी क्यू बाय एम टी, ओमेगा टी लिख लूं इसको, dy बाय dt ये डिफरेंशिएट करो तो ये मर जाएगा, माइनस कॉस का साइन, तो v0 साइन ओमेगा टी, और ये 2v0, ये हमारा आई कैप, जे कैप, के कैप। जरा लॉजिकली देखिए, बिल्कुल सही है, के कैप तो कांस्टेंट है, आई और जे कॉस और साइन है, तो इनका रिजल्टेंट v0 आता, कांस्टेंट स्पीड आती। और ये आप सोच सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी v0 इस समय पे ये टेंजेंशियल है,
और ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा घूमा तो ये भी थीटा घूमा है, तो v नॉट का कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल स्पीड है, मतलब x डायरेक्शन में, v नॉट का साइन कंपोनेंट पॉजिटिव z में, v नॉट का कॉस कंपोनेंट i कैप में, v नॉट का साइन कंपोनेंट k कैप में, शायद k कैप और j कैप मेरे उल्टे हो गए, ये k कैप है, ये j कैप है, ठीक है, और 2v नॉट हमारा j कैप में, तो यहां भी मैंने y और z उल्टे लिखे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। एक बार आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, अब जरा देखते हैं क्या क्या पूछा है। वेलोसिटी किसी भी टाइम पे, ये है, पोजीशन किसी भी टाइम पे, ये तीनों, टाइम व्हेन इट क्रॉसेस वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन को क्रॉस करना मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा जब ये टर्म 0 होगा, और ये टर्म 0 होगा जब साइन थीटा 0 होगा, और साइन थीटा 0 होगा जब ये एन पाई होगा। तो तीसरे का आंसर आया बी क्यू बाय एम टी इक्वल टू एन पाई, तो टी की वैल्यू आई एन पाई एम बाय बी क्यू, और इसी को अगर सुधार के लिखूं तो एन टी बाय 2। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, मिटा देता, आंसर आया एन टी बाय 2, और लॉजिकली बिल्कुल सही है। जरा समझिए कि ये घूमते घूमते जब इधर आएगा, ये इसको क्रॉस कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये हमारा YZ प्लेन है, ये मोशन हो रही है ऐसे, मोशन हो रही है इस तरीके से, तो ये इस प्लेन को क्रॉस किया, अगली बार फिर क्रॉस किया, फिर क्रॉस किया, हर t/2 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 हर t/2 पे इस प्लेन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। लास्ट पूछा है टचेस y एक्सिस, और y एक्सिस को टच करना मतलब इस एक्सिस को टच करना, और अब इसी से हम लॉजिकली कह सकते हैं, ये फील करिए कि सामने वाली एक्सिस जो ये होती, ये इसको टच किया, एक फिर टच किया, फिर टच किया, तो इसका आंसर एन टी आता। ये हमारी एक्सिस है, ऐसे घूम के पूरा राउंड लगाया टच करेगा, पूरा राउंड लगाया टच करेगा, पूरा राउंड लगाया टच करेगा, तो इसका आंसर आता एन टी, और टी की वैल्यू 2 पाई एम बाय बी क्यू। तो ये z एक्सिस वाले लास्ट दो आप सीधे भी दे सकते थे आंसर, लास्ट दो के लिए एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधे फील आना चाहिए कब कब इसको काटेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप सामने से देखिए क्या दिख रहा है, और उससे आप अंदाज लगाइए मोशन कैसे होने वाली है। चलो क्वेश्चन करिए, बुकलेट के पेज 9 इलस्ट्रेशन 13 14 अब एक और लेता हूं, इलस्ट्रेशन 17 पेज 11 इलस्ट्रेशन 17। करो ये तीनों ट्राई, हो जाए तो फिर देखना सॉल्यूशन, और पहले सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, आपको सीधे ट्राई करना है, ठीक है। नहीं होते हैं तो फिर भले बाद में देखिए। चलो तो देखते हैं, इलस्ट्रेशन 13 तो हेंस प्रूव्ड था, वेलोसिटी दे रखी थी, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, एंगल 20 डिग्री दे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड 2 मिली टेस्ला था, वेलोसिटी 5 × 10⁶। काफी प्रैक्टिकल डेटा है कि प्रैक्टिकली चार्जेस की वेलोसिटी काफी हाई होती है और मैग्नेटिक फील्ड काफी कम। प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड गॉस या मिली टेस्ला में होता है, तो काफी हद तक डेटा सही था। अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड, और क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी रेडियस आती एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू, मास 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी 5 × 10⁶, बाय मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻3, और चार्ज 1.6 × 10⁻19। सॉल्व करने पे आया 0.48 सेंटीमीटर। चलो टाइम पीरियड v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड पिच, ये आता v पैरेलल 5 × 10⁶
इसमें मैंने वो नहीं लिया साइन 20। चलो 5 इंटू 10 पे 6 इंटू कॉस 20 इंटू टाइम पीरियड 2 पाई एम बाय बी क्यू, छाप लेना। टाइम पीरियड दे रखा होगा, एक्चुअली इस पूरे का आंसर ही दे रखा है और आंसर सही थे इसके। ये तो पहले में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था। इलस्ट्रेशन 14, ये इंटरेस्टिंग है, ये लगभग वैसा ही है जैसा मैंने अभी किया। मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी नॉट के कैप, तो ये अपन बना लेते हैं पहले इस तरह, वाई जेड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, माइनस के कैप में, वेलोसिटी एक आई कैप में है, एक वेलोसिटी के कैप में। यहां से देखेंगे, यहां से देखते तो हमें एक्स ये दिखता, वाई ऊपर दिखता, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिखता, वेलोसिटी एक अंदर दिखती, एक वेलोसिटी इधर दिखेगी। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये देख लेते हैं। स्पेसिफिक चार्ज अल्फा मतलब क्यू बाय एम की वैल्यू ही अल्फा है, ये स्पेसिफिक चार्ज है, ठीक है। फाइंड द डिपेंडेंस, टाइम डिपेंडेंस एटसेट्रा सब कुछ निकालना है। तो V क्रॉस ऊपर आता, ऐसे बनेगा, किसी भी समय पे ये थीटा घुमा, ये यहां पहुंचा, और इसमें ये वाला कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो V नॉट ये कंपोनेंट कांस्टेंट है, तो Z की वैल्यू माइनस V नॉट टी, क्योंकि ओरिजिन से चालू किया, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, Z तो ये आ गया। X और Y इससे मिल जाएगा, X की वैल्यू R साइन थीटा, Y की वैल्यू प्लस का R माइनस R कॉस थीटा, ये Y का डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ, ये X का, और थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, ओमेगा था बी क्यू बाय एम इंटू टी। वैल्यूज मिल गई, डिफरेंशिएट कर दो, डेटा आ गया पूरा। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन था लास्ट, इलस्ट्रेशन 17, एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय 3 वोल्ट। पहली लाइन, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्यू वी, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो ई वी, ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने की काइनेटिक एनर्जी ले चुका है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वेलोसिटी लेके इसमें इंटर किया, ये फिगर दिया नहीं था वैसे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्सटेंड्स ओवर अ लेंथ 6 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, प्लेट इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, E इज इक्वल टू अल्फा टी। वेरिएबल है अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो सीधे वैल्यू छाप देता हूं 3600 टी SI यूनिट। Then the electron enters in a magnetic field, the direction of magnetic field is same as that of electric field, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसी। कैलकुलेट द पिच, और मैग्नेटिक फील्ड पाई इंटू 10 पे -9 टेस्ला। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इस क्वेश्चन में, इस तरह के IIT में क्वेश्चन बहुत आते हैं जहां अंग्रेजी मैटर करती है। ये फिगर नीचे का वो तो सॉल्यूशन में गिवन है, इन्होंने नहीं गिवन था, तो पहली लैंग्वेज का मतलब एक्सीलरेटेड बाय 3 वोल्ट, ये समझ में आया। दूसरे में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज प्लेट्स, जिसकी प्लेट 6 सेंटीमीटर लेंथ की है और वेलोसिटी प्लेट के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ड्रिफ्ट करेगा, और ड्रिफ्ट करके जब ये यहां तक पहुंचेगा, इसके पास कुछ एंगल आ चुका होगा थीटा, और इसकी स्पीड भी बदल गई होगी, ये V नॉट है, ये स्पीड हो गई होगी V, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑब्वियसली ये कंपोनेंट ज्यों का त्यों रहेगा,
लेकिन ये कंपोनेंट नया आ जाएगा। और अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, वेलोसिटी ऐसी है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v नॉट, एक कंपोनेंट v, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट v तो बदल नहीं सकता, तो पिच आएगा टाइम पीरियड इनटू v पैरेलल, टाइम पीरियड 2 पाई m बाय bq इनटू v पैरेलल इज येट टू बी फाउंड, और रेडियस आएगी m v नॉट बाय bq। बस हमें क्या चाहिए, ये v पैरेलल ढूंढना है कि कितना जनरेट हो गया। इलेक्ट्रॉन था तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ऊपर की तरफ ये हेलिक्स बनाते हुए निकल जाएगा, ये कंपोनेंट घूम रहा होगा, ये कंपोनेंट कांस्टेंट होगा, तो ये v नॉट ऐसे घूमेगा, v पैरेलल कांस्टेंट होगा। चलो अब क्या निकालना है अपन को, ये v पैरेलल की वैल्यू। v पैरेलल की वैल्यू निकालने के लिए आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है अल्फा टी, एक्सीलरेशन है q e बाय m t, तो e e बाय m t, और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वेरिएबल है, तो e बाय m इंटू 3600 t, एक्सीलरेशन t का फंक्शन है, तो वेलोसिटी dv बाय dt एक्सीलरेशन t का फंक्शन है 3600 e बाय m t, तो वेलोसिटी इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 t स्क्वायर बाय 2, ये आ गई इसकी वेलोसिटी, कौन सी, पैरेलल वाली। लेकिन t अननोन है, और t अननोन, t आएगा सिंपली l बाय v नॉट, ये लेंथ कवर अप करने में कितनी स्पीड से आ रहा है ये टाइम आएगा, लेकिन हमें v नॉट चाहिए, v नॉट आएगा हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू e 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3e, तो v नॉट की वैल्यू आएगी 6e बाय m का अंडर रूट, तो टाइम आएगा l अपॉन 6e बाय m, ये आ गया टाइम। लास्ट में वैल्यू छापूंगा। चलो, और यहां से v पैरेलल चाहिए, तो v पैरेलल आया 3600 e बाय m, t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2, तो l स्क्वायर बाय 6e बाय m इंटू 1 बाय 2, t स्क्वायर बाय 2। बड़ी अच्छी बात है, e बाय m जबरदस्ती छापना नहीं पड़ा। 3600 का आधा 1800, 300, ये 6 12 300 इंटू एल स्क्वायर, एल कितना है 6 सेंटीमीटर, 36 इंटू 10 पे माइनस 4, 36 इंटू 3 108, 00 10 पे माइनस 4 1.08 मीटर पर सेकेंड। ये तो बड़ा अच्छा आ गया, ये v पैरेलल निकल आया, देखते हैं। वैल्यू निकाली नहीं कहीं, बहुत बढ़िया, लास्ट में सीधे छाप दिया। तो क्या निकालना था, पिच, तो अपन को टाइम पीरियड चाहिए 2 पाई m बाय bq, 2 पाई मास 9.1 इंटू 10 पे माइनस 31, b कहीं लिखा था पाई इंटू 10 पे माइनस 9 इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10 पे माइनस 90 इंटू v पैरेलल, पाई पाई 9 और 9 18 माइनस 28, 10 पे माइनस 28, माइनस 31 10 पे माइनस 3, पाई से पाई कट गया, 9 और 2 18.2 अपॉन 1.6 इंटू 1.08 इंटू 10 पे माइनस 3, ये बना। तो माइनस 3 को माइनस 2 1.25 सेंटीमीटर, सही, बिल्कुल सही कैलकुलेशन थे, ये था आंसर। तो देखिए क्वेश्चन खतरनाक नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ आपको फील करना था कि हो क्या रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है, लेकिन भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड बदले v नॉट तो कांस्टेंट है।
तो ये डिस्टेंस क्रॉस करने में टाइम लगेगा, वो L बाय वी नॉट होगा, ये टाइम। अब हमें वी नॉट की वैल्यू चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी से हमने वी नॉट की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे ये वी पैरेलल चाहिए था, तो वी पैरेलल के लिए हमने क्या लिखा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, लेकिन एक्सीलरेशन वेरिएबल था तो इंटीग्रेशन किया। तो dv बाई dt ये है वेलोसिटी दिस t स्क्वायर बाय 2, t की वैल्यू उठा के छाप दी, ये अच्छा सा बन गया, वेलोसिटी आ गई 1.08 मीटर पर सेकेंड। और फिर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड था, एंगल क्वेश्चन में थीटा की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी पैरेलल परपेंडिकुलर हमें मिल चुके थे, अदरवाइज टेन थीटा दिस अपॉन दिस आता। ठीक है, तो हमें थीटा की जरूरत नहीं पड़ी, इवन इस वी नॉट की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें रेडियस नहीं पूछी थी। पिच में टाइम पीरियड इनटू दिस, टाइम पीरियड स्पीड का फंक्शन है नहीं, वी पैरेलल निकाल चुके। तो ओवरऑल हमें ये वी पैरेलल निकालना था, जिसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, और ये टिपिकल जेई के क्वेश्चन में से है कि जहां गंदी सी लैंग्वेज लिखी होती है और आपको समझना होता है। हाँ, डेटा अच्छा होता है कि चीजें अच्छे से सॉल्व हो जाएं, जैसे यहां भी सॉल्व हो रहा है, कैलकुलेशन कहीं गंदे नहीं गए, यहां भी कुछ खास गंदे नहीं गए। ठीक है।